आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने, तो एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जो 100% आपके उसमें आता है, हर साल सेम रहता है, सिर्फ संख्या बदल सकती है, लेकिन 100% सवाल ये आपका रहने वाला है और ये कई बार रिपीट हुआ है, तो चांस इसके आने के बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हम पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है, सवाल है संख्या 3/5 है। क्या है? देखो 3 तो परिमेय है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम ऑलरेडी एक्सरसाइज करते समय प्रश्नावली 1 और 1.2 करते हुए हमने सिद्ध कर दिया है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि √5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्या। सिर्फ जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है वो क्या होती है? परिमेय होती है। जैसे अगर मान लीजिए अगर √25 हो, तो ये हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √5 का जो वर्गमूल निकलता है वो आता है 5, लेकिन अगर 5 है तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं आता है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर √9 दिया जाए तो इसको जब हम वर्गमूल करते हैं तो 3 आता है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो समझ में आ रहा होगा, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय होती है और पूर्ण वर्ग को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो हमारा जो आंसर आएगा 3/5 एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस सीरीज में, तो इसलिए आपने सारे क्वेश्चन को करना अच्छे तैयार कर लेना है। क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद x⁻2⁻3 -64 में शून्य अंकों की संख्या होगी। हमेशा ध्यान रखना है, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, ध्यान दीजिए, चर की किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर क्या होता है? अल्फाबेट होता है। x हो गया, y हो गया, z हो गया, abc हो गया। पे x क्या है? हमारा चर है। ये क्या है? ये चर है। क्या है? चर संख्या। अब इसकी सबसे बड़ी घात, लेकिन घात इसकी दो भागों में बांटी गई है। जैसे x² दिया गया है और इसकी भी घात दी गई है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, a⁻m⁴n। फॉर्मूला होता है इसका a⁻m⁴n, अर्थात दोनों की गुणा हो जाती है। पावर की पावर है, उसके मतलब गुणा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे m की जगह कितना है? देखिए m की जगह 2 है और n की जगह कितना है? 3 है। देखो ना, x की घात 2 है तो 2 क्या है? m, और n की जगह क्या है? 3 है। तो अब क्या हो जाएगा? mn। तो यहाँ सीधे क्या कर देंगे? x की घात 2 गुणा 3, तो x की घात कितना हो गया? x की घात 6 आएगा। तो ये समीकरण क्या बन गया? हमारी x की घात 6 -64। हमें बताना शून्य अंकों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? x की 6 है। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल x = 4 और y = 1 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं होंगी। निरूपित रेखाएं क्योंकि सीधी सी बात है, जो x और y के मान आते हैं ये उस बिंदु से आते हैं जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें। ये बिंदु अगर होगा, जो यहाँ पे वाला बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे जो काट रहे हैं इसके मान दिए होंगे x और y में। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है। यही क्या होता है? हमारा आंसर होता है। यहीं पर x और y के मान होंगे, x और y के मान होते हैं। ठीक है, तो हमें x और y के मान दिए 4,1। यहाँ पे क्या है? ये ब्रैकेट, यहाँ पे क्या कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिंदु 4,1। देखो बिंदु 4,1। ठीक है, ध्यान देना, 4 हमेशा x का मान पहले लिखा जाएगा। x का मान क्या करेंगे हम? x का मान पहले लिखते हैं। कैसे होता है निर्देशांक? कैसे होता है किसी बिंदु के? x और y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल में मैंने एक्सरसाइज समझा रखी है। x y के मान ग्राफ को पूरा डिटेल में समझा रखा है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वो देख सकते हैं, या मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और डिटेल में ग्राफ को मैं समझा दूंगा आपको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिंदु 4,1 पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल होंगे। दो भिन्न मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई मूल नहीं होगा। तीनों के लिए कंडीशन बता देता हूं मैं। क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। समीकरण लिख लेते हैं पहले, x² - 3x - 10 = 0। सूत्र है इसका विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर का सूत्र है d = b² - 4ac। इसका ध्यान रखना। अब कंडीशन क्या होती है? अगर d का मान इज ग्रेटर देन 0, d = 0 और d लेस देन 0, इसमें कंडीशन होगी दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। कंडीशन बता दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे होंगे दो बराबर मूल, वास्तविक मूल। ठीक है, कोई मूल नहीं। जब 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो भाई इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, d = b²। b की जगह वैल्यू कहां से निकली? देखो a b c इनके x के गुणांक होते हैं। ठीक है, x के गुणांक होते हैं। b² कितना हो जाएगा? b² होगा -3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना होगा? x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना? 1 है यहाँ पर, गुणा c है -10।
बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3 तियां 9, ठीक है, माइनस 4 की गुणा 1 होगी, 4 एकम 4 गुणा माइनस 10, 10 चको 40 हो जाएगा, गुणा माइनस माइनस में तो प्लस के 40 हो जाएगा, 9 प्लस 10 चको 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 40 और 9 49 हो गया। तो हमारा पॉजिटिव नंबर आया, डी इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन ये है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया अगला, समांतर श्रेणी 3,1,-1,-3 के लिए सर्वांतर डी होगा, सर्वांतर निकालना है। प्रथम पद A1 हो गया, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। 4 पद दिए गए हैं यहाँ पर, हमें निकालना है डी। तो डी के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ये डी कौन सा है, सार्वंतर वाला है, क्लियर है। डी निकालना है, A2 कितना है, A2 का मान है 1 माइनस A1 का मान है 3, तो घटा दीजिए, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, और लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। तो सार्वंतर कितना आ गया बेटा, हमारा 2 आ गया, हमारा ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर निश्चित होगी घटना की प्रायिकता होती है हमारी 100% या 1 कहते हैं, तो अनिश्चित घटना की क्या हो जाएगी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 कितना 0% होती है, ठीक हो गया। कोई भी डाउट लगता है, किसी भी सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a। बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है बोर्ड में आपके। तो यहाँ पे देखिए sin 2a एक फॉर्मूला आता है sin 2a का, 2 sin a cos a, ठीक है, 2 sin a cos a, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो 2 sin a की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। अब देखो हमने क्या करना, इसको क्या करके करना है, इसको लेके जाना इधर, बराबर के पक्षांतरण करेंगे, 2 sin a cos a, ये प्लस का है 2 sin a तो माइनस का हो जाएगा 2 sin a, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बता तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2 sin a यहाँ पे भी है, देखो 2 sin a और 2 sin a इसमें भी है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, सिंपल। तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने में क्या होगा, देखो 2 sin a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 sin a कॉमन लेंगे तो बचेगा cos a, माइनस 2 sin a कॉमन गया तो बाहर गया, तो बचा कितना, भाग दिया तो 1 बचा। अब क्या हो जाएगा, 2 sin a बराबर 0 ले लीजिए, 2 sin a बराबर 0। एक तो ये हो गया कंडीशन, ये हम क्या करें, बीजगणित में आपने कर रखा है, द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं आप सेम करते हैं, और -1 था बराबर 0, अब ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, cos a बराबर 1। अब क्या करना है, 2 sin a है तो 2 से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो sin a बराबर 0 हो गया, हमारा sin a बराबर 0 हो गया, ठीक है। क्या किया, दो को हम बट्टे में लाए, इसका मतलब 2 sin a था तो ये क्या हो गया, sin a इक्वल्स टू 0.2, काटेंगे 0 से तो 0 ही आएगा आंसर, तो ये sin a बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये किया हमने। अब देखो sin a बराबर में 0 किसका मान होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने याद करिए, तो क्या होता है, देखो sin a बराबर कितना हो जाएगा, sin 0 किसमें होता है, sin 0 का ही मान होता है, तो sin से sin कैंसिल हो गया, काट सकते हैं, दिखा सकते हैं आप, तो a बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, cos a बराबर कितना 1 किस में होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cos से cos कैंसिल, तो a का मान यहाँ पे भी कितना आ गया, 0 आ गया, तो a का मान 0 आ रहा, हमारा फाइनल हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन दिया है 0, देख लीजिए, जी हाँ बिल्कुल दिया है ऑप्शन हमारा 0 ये है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 प्लस cos 60 का मान होगा, ठीक है, sin 30 प्लस cos 60 का मान होगा, तो सिंपल क्या करेंगे हम, के मान हमारे पास ऑलरेडी होते हैं तो हमने मान रखना, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है बेटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं की है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में अच्छे से समझा रखी है कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, तो आपने करना है उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या करना है, अब इसको जोड़ देंगे, एलसीएम लेना आपको आता है, हर समान है तो एलसीएम 2 हो गया, ऊपर वाली संख्या को 1 + 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 2/2, काटेंगे तो 1 आ गया, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, +1 लेंगे, ठीक है। निगेटिव भी दे रखा है, निगेटिव नहीं लेना है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक पहली बार आप चैनल पे आए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे और आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो प्रमेय है, प्रमेय में लिख देता हूं, प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात मतलब क्या है, एरिया, अगर दो त्रिभुज दिए हैं हमको, एक त्रिभुज ये है ABC और दूसरा त्रिभुज है आपका EFG, दो त्रिभुज दिए हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया ऑफ, या सीधे लिखते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसका ABC का बटे क्या हो जाएगा एरिया,
इसका ई एफ जी का किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ई एफ इनके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब संगत भुजाओं का अनुपात देखो यहाँ, अब देखिए, अब ये तो प्रमेय समझा दी मैंने आपको कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, देखो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ये दिया है, भुजाओं का अनुपात देखो, तो भुजाओं का अनुपात इसका मतलब इसका वर्गमूल कर देंगे, कितना 4:9, 4/9 का क्या करेंगे, सिंपल इसका स्क्वायर कर, क्या करेंगे 4/9 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल तरीका है, 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चक्को 16 और 9 निम 81, तो कितना आंसर आ गया हमारा 16:81। कोई ऑप्शन दिया गया है तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:21 हमारा राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, भुजा समरूप त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का वर्ग करना है हमने। ठीक है, तो वर्गमूल कर दिया, ओ सॉरी वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 4/9 का स्क्वायर किया तो 4 चक्को 16 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें कि में परिमेय संख्या नहीं है, देखो परिमेय संख्या नहीं है कह रहा है, इसका मतलब परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो 2 परिमेय है, 16 परिमेय है, 5 भी परिमेय है, सिर्फ पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए किसी प्रकार का भी कोई डाउट लगता है आपको क्वेश्चन को समझने में, या कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आता, कोई प्रमेय समझ में नहीं आती, जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका 100% रिप्लाई आपको करूंगा और उसका जवाब दूंगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, एक होती है। तो सिंपल हमारा कहा गया, हमने क्या करना है इसमें रैखिक बहुपद, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया बहुपद x² - 4 के शून्यक होंगे, तो हमें शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x² - 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सिंपल x² - 4 है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां से बन जाएगा हमारा x² - 2 का स्क्वायर। अब देखो a² - b² आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है और 10th में भी आपने काफी बार कर रखा है। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, दोनों ब्रैकेट में, इसलिए इंटू कहा जाता है। यहीं पे फॉर्मूला कर देंगे, a की जगह x हो जाएगा और b की जगह 2 हो जाएगा, तो a + b x + 2 हो जाएगा और x - 2 बराबर 0। बस अब आपने करना क्या है, दोनों में से क्या करना है, दोनों को बराबर 0 के रखना है, x + 2 बराबर 0, यहाँ पे करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा -2 और x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 2 आएगा। पक्षांतरण करना जहां तक है आपको आता होगा, पक्षांतरण मतलब बराबर के दूसरी तरफ ले जाना, क्लियर हो गया। तो x का मान कितना आ गया, एक तो आ गया 2, एक आ गया माइनस, कोई 2 और -2 दिया हुआ है, -2 या 2 या 2 2, -2, तो 2, -2 हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो सभी विषयों की आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की समय से मिलते रहें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूलों की संख्या होगी, तो मूलों की संख्या हमेशा ध्यान देना, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वही क्या कहलाती है, शून्यंकों और मूलों की संख्या, शून्यंक कह दो या मूल कह दो, उनकी संख्या कहलाती है। अब देखो यहाँ पे तो बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, यहाँ पे देखो x की घात 1 हुई, यहाँ पे x की घात 2, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, शून्यंकों और मूलों की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 23, 21, -21 और -23 के लिए सार्वंतर का मान ज्ञात, तो सार्वंतर निकालना मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। सार्वंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, d बराबर a2 - a1। अब इसमें a1 a2 क्या होता है मैंने बताया था, ये a1 ये a2 ये a3, सिंपल a2 कितना है, देखो d बराबर a2 है हमारा 21 माइनस a1 कितना है आपका 23, तो घटा दीजिए 21 में से 23 जगह माइनस का 2, d का मान कितना आ गया -2, आंसर कितना है -2 इज राइट हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बिंदु 5,2 की x अक्ष से दूरी होगी, 5,2 मतलब तो ये x अक्ष को दर्शाता है, x अक्ष से दूरी दर्शाता है, और ये y अक्ष में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, x अक्ष में और y अक्ष में, देखिए क्या होगा, ठीक है ये ग्राफ। अब इसमें क्या करें, x में 5, तो x में 5 का मतलब यहाँ कहीं और y में 2, यहाँ पे मान लीजिए 5 यहाँ कहीं आएगा x में और y में 2, तो यहाँ कहीं आएगा ऐसे करके, तो ये है, तो x अक्ष से दूरी यहाँ पे हुआ 5,2, ठीक है, x अक्ष से दूरी, तो ये तो हमारा हो गया x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु, x अक्ष y अक्ष समझ में आ रहा है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, x अक्ष से दूरी कहा जा रहा है, ये तो मूल बिंदु से दूरी, लेकिन x अक्ष से दूरी कितनी इस बिंदु की, ये है 2, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्यों, ये x अक्ष से दूरी कहलाए, दूरी तो यही है ना, ठीक है, y से कितना दूर है, ये 5, ये 5 काउंट होगी, x अक्ष से दूरी कही जाए तो y का मान आपने क्या करना है, रख देना है, y का मान कितना लिखा हुआ है 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष से। अगर हमें पूछा जाता कि y अक्ष से कितनी दूरी है तो हम x का मान लिख देते, राइट आंसर हमारा क्या है b, क्लियर है। अगर y अक्ष से कहता तो हम यहाँ पे लिखते 5, y अक्ष से दूरी कितनी बिंदु की 5 है, लेकिन x अक्ष से कितनी है 2 है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी लगती है ग्राफ को समझने में, वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आपने करना उस वीडियो को देख लेना या मुझे सिंपल कमेंट कर देना। मैं आपका देखिए sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। थीटा की जगह 45 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 1 हो गया। निम्न में से अपरिमेय संख्या हमें बताना है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया। बाकी सारी संख्या जो है 3, 4 और 32 ये क्या है? परिमेय संख्या है। केवल पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 500 का 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में मान होगा 5 गुणा 100। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10। ठीक है, इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। दोनों 10 को 5 गुणा 2 5 गुणा, इसका मतलब और गुणा 1 5। ठीक है, 5 5 5 की घात 3 और 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। तो 5 की घात 3 और 2 की घात 2, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। या आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप सिंपल क्या कर सकते हैं? 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार भी आपका 5 की घात 3 और 2 की घात 2 की माध्य निकालना है। संख्या दी है x माइनस 2a, x माइनस a, x प्लस a और x प्लस 2। यहाँ पे x और a को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और कई बार क्या करते हैं? क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपका माध्य निकालने के लिए, तो आपने डरना नहीं। क्या करना है? देखो इन सब संख्याओं को जोड़ दो। कैसे? x माइनस 2a प्लस x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 2a। माध्य का फॉर्मूला सभी संख्याओं का योग। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। अब देखो क्या कट सकता है? देखो जो कट रहा है काट दो। 2a से यहाँ देखो 2a प्लस का और माइनस का कट जाएगा आपस में। उसके बाद a प्लस माइनस का a प्लस का कट गया। अब बचा क्या? सिर्फ देखो x बचा है, तो x को जोड़ दीजिए। x कितने? देखो 1 2 3 4 और 5 5x है, तो हम लिखेंगे 5x अपॉन कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आया? x आया। क्वेश्चन है आपका पदों की संख्या दी है 5 6 7 9 k और 20 का समांतर माध्य 11 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन होगा, सेम तरीका होगा। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है, तो माध्य बराबर संख्याओं को जोड़ देंगे। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस k प्लस कितना? 20 बटे कितना? बटे टोटल संख्याएं कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी संख्या है हमारी? 6 है। बस इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 6 और 5 11 7 18 18 और 9 27 और 20 47। 47 प्लस k बराबर माध्य तो दिया हुआ है, मैं 11 दिया ना, 11 यहाँ लिख दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। 47 प्लस k बराबर 11 की 6 से गुणा हो गया तो 66 हो गया। अब बस क्या है? 47 को माइनस कर देना है, पक्षांतरण करेंगे। 66 माइनस 47 घटा दीजिए, कितना आ रहा है? 16 में से 7 गया 9 और 5 में से 4 गया 1 19। तो k का मान कितना आ गया हमारा? 19। 19 क्या हमारा राइट आंसर। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं, तो आपने क्या अच्छे तैयार जरूर कर लेना बेटा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद cot 26 डिग्री अपॉन tan 64 डिग्री, इसका मान निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। cot थीटा बराबर होता है tan थीटा tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला ये लगा देंगे। cot थीटा कितना है? cot 26, तो 20 tan 90 माइनस 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा बेटा? देखो cot को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस थीटा की जगह कितना लेंगे? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थीटा बराबर कितना है? 26 है डिग्री। ठीक है, तो 26 और अपॉन में कितना? tan 64। अब देखो 90 में 26 घटाएंगे तो कितना होता है? 64 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा tan 64 डिग्री अपॉन tan 64। काट दीजिए, tan 64 से tan 64 कटिएगा, कितना आया? 1। जी हाँ, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हमारा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो एक लाइक कर दीजिए।